नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ्रंटियर्स पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये कोई आम तारों की बाढ़ नहीं है, बल्कि एक पूरा टेक ड्रिवन सिक्योरिटी ओवरहॉल है। तो चलिए सीधे इस स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में चलते हैं और इस पूरे इनिशिएटिव को डिटेल में समझते हैं। इस एक्सप्लेनर को हमने 5 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला, द बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ द बीएसएफ। तीसरा, डिजाइनिंग अ स्मार्ट बॉर्डर। चौथा सेक्शन फोकस करेगा सिंक्रोनाइजिंग स्टेट एंड लोकल पर, और आखिरी में हम इवैल्यूएटिंग हर्डल्स एंड डिप्लोमेसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज। एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इस नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत अचानक इतनी क्यों महसूस हुई। इस नंबर पर ज़रा गौर कीजिए, 6000। भारत की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं की टोटल लेंथ लगभग 6000 किलोमीटर है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसी मैसिव और जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाली बॉर्डर्स शेयर करते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचें तो इतने बड़े स्केल को सिर्फ ट्रेडिशनल फिजिकल फेंसिंग से कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। कहीं नदियां हैं तो कहीं मार्शलैंड्स। इसीलिए राष्ट्रीय स्थिरता के लिए इस विशाल फ्रंटियर को सुरक्षित करना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन गया है। और यहाँ सरकार का ऑफिशियल रैशनल समझना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के मुताबिक मुख्य मकसद इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकना और बॉर्डर एरियाज में आर्टिफिशियली हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस को काउंटर करना है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन भी लाने की तैयारी में है। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि इल्लीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को स्ट्रिक्टली और कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सके। ये ऑफिशियल स्टैंड है कि इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एवोल्यूशन ऑफ द बीएसएफ। इस 6000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा आखिर करता कौन है? बीएसएफ। तो इनकी हिस्ट्री और बढ़ती हुई कैपेसिटी को देखना काफी इंटरेस्टिंग है। 1965 में जब बीएसएफ का गठन हुआ था तब उनके पास सिर्फ 25 बटालियंस थीं। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज ये लगभग 2.7 लाख जवानों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बन चुकी है। और हाल ही में उनका जुरिस्डिक्शन बॉर्डर से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर अंदर तक कर दिया गया है। ये नया टेक इनिशिएटिव डायरेक्टली उनके इस एक्सपैंडेड रोल और उनकी कैपेसिटी को फिजिकली और टैक्टिकली सपोर्ट करने वाला है। मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डिजाइनिंग अ स्मार्ट बॉर्डर। ये सबसे क्रूशल पार्ट है, क्योंकि यहाँ हम क्लियरली फिजिकल फेंसिंग से डिजिटल सर्वेलेंस की तरफ शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ही इस पूरे नए प्रोजेक्ट की नींव है। इसका बेसिक मतलब है मैन पावर, एडवांस सेंसर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कमांड कंट्रोल सॉल्यूशंस को आपस में इंटीग्रेट करना। जहां फिजिकल फेंसिंग फेल हो जाती है, वहां ये सिस्टम एक मजबूत डिजिटल दीवार खड़ी कर देता है। इसे एक सिंपल स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम के एंगल से समझते हैं। जैसे किसी घर के बाहर एक नॉर्मल चारदीवारी होती है, ठीक वैसा ही पहला स्टेप है ट्रेडिशनल पेरीमीटर फेंस। फिर दूसरी लेयर आती है मोशन और थर्मल सेंसर्स की, जो रात के अंधेरे में या फॉग में किसी भी मूवमेंट को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, सेंट्रल कमांड को रैपिड अलर्ट्स भेजना। इन इंटीग्रेटेड सेंसर्स की वजह से बीएसएफ यूनिट्स का रिस्पॉन्स टाइम ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है और वो थ्रेट्स को पहले से कई ज्यादा तेजी से हैंडल कर सकते हैं। तो इस डिजिटल सिक्योरिटी ग्रिड में किस लेवल की टेक इंटीग्रेट हो रही है? ड्रोन्स और यूएवीज अब आसमान से एक लगातार नजर रखेंगे, जबकि थर्मल इमेजिंग कैमरास रात को दिन जैसा बना देंगे। इसके अलावा ग्राउंड और अंडरग्राउंड सेंसर्स, मॉडर्न रेडार सिस्टम्स और एआई वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे टूल्स मिलकर पूरे बॉर्डर की सर्वेलेंस को विजुअली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और हाँ, नारकोटिक्स और आर्म्स स्मगलिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज को काउंटर करने में ये नेटवर्क एक्चुअली एक गेम चेंजर साबित होता है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा विलन अक्सर हमारी ज्योग्राफी ही होती है, खासतौर पर असम में ब्रह्मपुत्रा के शिफ्टिंग चारलैंड्स या गुजरात के दलदली क्षेत्र यानी मार्शलैंड्स। ऐसी जगहों पर नॉर्मल फिजिकल तारों की बाढ़ लगाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ये सारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स खासतौर पर इन्हीं टफ ज्योग्राफिकल ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इन रिमोट रिवराइन एनवायरनमेंट्स की चुनौती
कितनी एक्सट्रीम है, इसका अंदाजा इस एक अनोखे तथ्य से लगाया जा सकता है। कुछ जगहों पर बीएसएफ ने एक टाइम पर मगरमच्छ और जहरीले सांपों को एज अ डिटरेंट यूज करने का प्रपोजल तक कंसिडर किया था। सही सुना आपने। यह हाईलाइट करता है कि ऐसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में फिजिकल निगरानी करना कितना बड़ा सिरदर्द है और वहां इस नई टेक्नोलॉजी की कितनी सख्त जरूरत है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सिंक्रोनाइजिंग स्टेट एंड लोकल। ये बात बिल्कुल साफ है कि इतने मैसिव स्केल का इनिशिएटिव सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या बीएसएफ अकेले पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए सबका एक पेज पर आना बहुत जरूरी है। इसीलिए फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और रिस्पांस प्रोटोकॉल्स का सिंक्रोनाइज होना बेहद जरूरी है। यूनियन गवर्नमेंट लगातार त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल जैसे बॉर्डर स्टेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मीटिंग्स कर रही है, क्योंकि जब तक सेंटर और स्टेट का इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल एक साथ काम नहीं करेगा, तब तक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को इफेक्टिवली काउंटर करना नामुमकिन है। और इस लोकल कोऑर्डिनेशन का जमीन पर प्रैक्टिकली क्या असर पड़ता है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का फंसीद्वारा क्षेत्र। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने 27 किलोमीटर लैंड डायरेक्टली बीएसएफ को ट्रांसफर की है। इससे ना सिर्फ बॉर्डर मॉनिटरिंग आसान हुई है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज को भी काफी रिलीफ मिला है, जो लंबे समय से कैटल, नारकोटिक्स और इल्लीगल वेपन्स की स्मगलिंग से डायरेक्टली परेशान थे। तो यहाँ लोकल कम्युनिटी और स्टेट का सहयोग बॉर्डर मॉनिटरिंग को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, इवैल्यूएटिंग हर्डल्स एंड डिप्लोमेसी। हर मल्टी-बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस और डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन पॉइंट्स जरूर हैं। MPIDSA के डिफेंस एक्सपर्ट्स की इवैल्यूएशन एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव देती है। उनके अनुसार एक तरफ तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर है जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है, लेकिन इसकी कुछ स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस भी हैं। इन रिमोट रिवरीन और हार्श वेदर कंडीशंस में इन हाईटेक सेंसर्स को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली और मुश्किल होता है। और एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अक्सर वाइल्ड एनिमल्स की वजह से फॉल्स अलार्म्स बजते हैं। हालांकि पॉजिटिव साइड पर इसी स्मार्ट ग्रिड का डेटा अलग अलग बीएसएफ यूनिट्स के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को काफ़ी हद तक बेहतर भी बनाता है। मेंटेनेंस के अलावा डिप्लोमेसी भी एक लंबा इशू बन सकती है। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के 150 यार्ड्स के भीतर किसी भी नए कंस्ट्रक्शन को लेकर बांग्लादेश की तरफ से वक्त वक्त पर आपत्तियां आती रही हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस के इन अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की वजह से बायलैटरल टेंशन्स पैदा होती हैं। इस पोरस फ्रंटियर को इतने एडवांस तरीके से सिक्योर करने का लॉन्ग टर्म डिप्लोमैटिक इम्पैक्ट आगे चलकर क्या होगा, इस पर डेफिनेटली डिफेंस और पॉलिसी एक्सपर्ट्स की नज़रें टिकी हुई हैं। अगर हम इसी चीज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि भारत यहाँ अकेले काम नहीं कर रहा है। इजराइल अपने बॉर्डर पर अंडरग्राउंड सेंसर्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर वर्चुअल वॉल्स और एरोस्टैट्स का यूज़ कर रहा है, और चाइना का मास सर्वेलेंस सिस्टम तो सभी जानते हैं। तो एसेंशियली भारत का ये स्मार्ट बॉर्डर अपग्रेड बिल्कुल इन्हीं मेजर ग्लोबल पावर्स के बॉर्डर प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी से अलाइन करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई आधुनिक टेक्नोलॉजी किसी भी सीमा को कंप्लीटली और परमानेंटली सिक्योर कर सकती है, या फिर ये सिर्फ उन डीपर जियोपॉलिटिकल इश्यूज और आर्थिक असमानताओं के लक्षणों को टेम्पररीली मैनेज करने का एक जरिया भर है? ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डिबेट है जो आगे और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होती जाएगी। हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इससे इस कॉम्प्लेक्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को समझने में जरूर मदद मिली होगी।